हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हमने सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन लिए दोस्तों, और इसमें ये बताया गया है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। कहने का मतलब यह है अस्पृश्यता की समाप्ति किस आर्टिकल में है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा ये पूछा गया है कि ये जो भेद किया जाता है, किसी के द्वारा अनटचेबिलिटी का बात की जाती है, वो किस संवर्ग में है, मतलब कौन से अधिकार में आता है। ये कहने का मतलब है, जैसा कि आपको पता ही है, फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो समा एक प्रकार से कह सकते हैं अस्पृश्यता की समाप्ति ये कौन से आर्टिकल में आता है दोस्तों? तो ये आपको पता होना ही चाहिए। ये आर्टिकल 17 में आता है। और आर्टिकल 17 कौन से अधिकार का भाग है? तो दोस्तों, आर्टिकल जो 17 है ये समानता के अधिकार का भाग है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दोस्तों, आर्टिकल समानता का अधिकार अलग से लिख लेता हूं मैं यहां। समानता का अधिकार ये आर्टिकल अनुच्छेद 14 से और 18 के बीच में दोस्तों, आपको पता है ही है। इस बात में हमसे पूछा गया है किस संवर्ग में है, तो ये समानता के अधिकार में आता है दोस्तों, आर्टिकल 17 में। तो ये इसका आंसर दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक चीज देखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें अब क्या है, मैंने आपको बता दिया, ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको फंडामेंटल राइट्स को ऐसे पढ़ लेना है दोस्तों कि आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करके समझ में आएगा ये सब आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो हमने कर ही दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कहने का मतलब है संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें निजता के अधिकार को दिया गया है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार में निजता के अधिकार को संरक्षित किया गया है। ये तो आपको पता ही है। ये दोस्तों कब किया गया? पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में, बाद में 2017 में ये केस आया था। तब इसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत निजता के अधिकार को स्वीकृत किए गए। मतलब उसे तब पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ बाद आया, उसके बाद इसे निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक हिस्सा मान लिया, और ये आर्टिकल 16 में से वैधता प्राप्त की। ठीक है, कि अब ये आर्टिकल 16 नहीं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको मान्यता प्राप्त की। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि निजता के अधिकार को संरक्षित किस आर्टिकल के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यह बात है दोस्तों आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में पुट्टास्वामी बाद आया, उसके बाद इसे आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की। तो आर्टिकल 21 है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक तथा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, उसको अनियंत्रित शक्तियां देता है, अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है? अगर अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार कोई अगर किसी को अधिकारी को हम दे देंगे, तो वो क्या है, एक प्रकार से वो अपनी जो स्वतंत्रता है, अपना जो अधिकार है औरों के लिए वो मतलब एक प्रकार से वो कर देगा,
औरों के अधिकार का हनन करेगा। ठीक है, और हमसे पूछा गया तो इस प्रकार का अगर कोई चीज हो जाए, किसी अधिकार को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार दे दिया जाए तो किस आर्टिकल का उल्लंघन करता है, यही तो पूछा है हमसे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो क्या पता होना चाहिए कि जो हमें ऑप्शन में क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन में दिए गए हैं आर्टिकल, उनको देख इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही पता है तो अच्छी बात है, तब तो आप आंसर सीधे निकाल देंगे। जैसे देखो अब आर्टिकल 44 को देखो, आर्टिकल 44 क्या बात करता है दोस्तों? पहली बात तो डीपीएसपी की बात करता है, और इसमें समान नागरिकता समान नागरिक संहिता सॉरी नागरिक संहिता जिसे हम यूसीसी भी कहते हैं, इसकी बात करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 आपको पता है संवैधानिक अधिकार है, उपचारों का अधिकार। ये किसकी बात करता है दोस्तों? जो रिट होती है उनकी बात करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, इनकी बात करता है, तो ये भी नहीं है। आर्टिकल 28 ये किसकी बात करता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात चल रही है इसमें। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई धर्म के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। बचा कौन सा आर्टिकल दोस्तों? आर्टिकल 14, और यही इसका आंसर है। अगर आपको मान ले आर्टिकल का पता भी नहीं होता, इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन आप अदर आर्टिकल के बारे में पता होता, तो आप आराम से आंसर को टिक कर सकते थे। तो इसका आंसर दोस्तों ये है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये 2021 यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन अब यह है कि 2023 से जो क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है वो बदल दिया गया है। उसकी जगह आपको दोस्तों एलिमिनेशन वाला पार्ट हटा दिया गया है। आपको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल डीपली से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के संदर्भ में क्या बात कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है? और एक और चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही के बारे में बात की गई। तो पहला कथन क्या है? जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। पहला कथन ठीक है। अगला कथन क्या कह रहा है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम होते हैं। तो एक चीज आपको बता देता हूं दोस्तों, ये बात, दूसरा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कैसे सही है? कि जो जेल होता है, जेल होती है, ये क्या राज्य सूची का विषय है पहली बात तो। और राज्य सूची का अगर विषय हो है तो दोस्तों उस पर जो भी चीजें हैं राज्य सूची का विषय, तो जो भी नियम बनाने राज्य सूची के विषय पर जो भी नियम बनाते, तो क्या राज्य सरकार ही तो बनाती है, क्योंकि राज्य सरकारों का ये अधिकार होता है राज्य सूची के विषय पे तो कानून बनाने का। तो जेल क्या है? राज्य सूची का विषय। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, राज्य सरकार इसके कानून बनाएगी जेलों के। तो ये बात तो, दूसरा कथन तो सही है। पहले कथन की बात करते हैं तो दोस्तों पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत क्यों है? कि जो पैरोल का मामला होता है ना दोस्तों, पैरोल, ये पैरोल की बात कर रहा है ना, जो पैरोल का मामला होता है ना, उसके बारे में एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो पैरोल दी जाती है ना, पहली बात तो ये क्या है दोस्तों? विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है। पैरोल क्या है दोस्तों? विशेषाधिकार है, ठीक है। और ये विशेषाधिकार क्या है? किसी भी दोषी कैदी को अधिकार नहीं दिया जा सकता है। और इसमें क्या दे रखा है? जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो उसे कैदी को पैरोल से मना नहीं किया जा सकता। ये किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि उसका मामला क्या है कि दोषी कैदी को कभी भी पैरोल नहीं दी जा सकती, ये ध्यान रखना। इसलिए कथन दोस्तों गलत है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो इसका आंसर दोस्तों बी। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना है।
इसका आंसर दोस्तों बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, ये परोल वाला मामला आ गया, और एक ये आ गया, ये एक प्रकार से ये आ गया, ये आर्टिकल 14 वाला। दूसरा 21 में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि उस टाइम क्या है, ये करंट में मामला चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिए गए पॉलिटी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां हैं। पहला कथन दे रखा है। दूसरा कथन क्या दे रखा है कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार ही निलंबित किया गया है। दूसरा कथन। तीसरा कथन क्या दे रखा है कि किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित हो सकती है। अब देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ये चीज ध्यान रखने, क्या पूछा है, सही नहीं है पूछा है हमसे। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों कथन ही गलत है। तो इसका मतलब तीनों कथन गलत है, इसका मतलब 1, 2 और 3 इसके आंसर है। पहली बात तो। दूसरी बात, हम जैसे तीसरे कथन को देखते हैं तो क्या दे रखा है, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों को अधिकतम संख्या कितनी है, 5 तक सीमित होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, 3 तक सीमित होती है, न कि 5 तक। तो ये कथन गलत है। तो ये बात पूछा है कि गलत कौन कौन से है, तो तीसरा तो गलत है ही है। चौथा क्वेश्चन क्या कह दूसरा कथन क्या कह रहा है, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार ही निलंबित किया है। ये गलत, इसे कई बार निलंबित किया गया है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के अंतर्गत संविधान की आर्टिकल 18(1) की उपाधियां हैं। तो ये दोस्तों 18(1) की उपाधियां की बात ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 18 में क्या बात की गई कि समानता के सिद्धांत पर बात की गई है। योग्यता की मान्यता दी जा सकती है और पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन ये उपाधियों के बारे में बात नहीं कहेगी, ये पुरस्कारों को लेके। ठीक है, तो ये भी गलत है दोस्तों, इसलिए आंसर इसका डी है। क्यों है डी, क्योंकि तीनों ही कथन गलत है इसमें, और यही तो पूछा है हमसे कौन से सही नहीं है कथन में से। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये भी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। देखो दोस्तों, ऑप्शन देखिए आप, उद्देशिका, प्रेम्बल, अगला है मूल अधिकार, अगला है डीपीएसपी नीति निर्देश तत्व, अगला है मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों सीधी सी बात है, उद्देशिका जो प्रेम्बल में बात की गई है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली जो बात की गई है, उद्देशिका में भारत के संविधान के जो निर्माता थे उनका जो मत था वो सीधा प्रतिबिंबित होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मूल अधिकार है, डीपीएस, ये तो बात की बात है। पहले हमने उद्देशिका का निर्माण किया था, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने पहले उद्देशिका का निर्माण किया था, और उद्देशिका में जितनी चीजें थी वो भारतीय संविधान का एक आईना थी। कहने का मतलब है उनका एक दर्पण थी, जिसके आधार पर आगे के संविधान की निर्माण किया गया, आगे के संविधान का निर्माण किया गया दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों ए है। उद्देशिका में बात करते हैं जिसमें भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक प्रकार से उनका जो मत था वो प्रतिबिंबित हो जाता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हम आपको बताएंगे फिर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में बात की गई है। दोस्तों उद्देशिका या प्राइमबल से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर में, जितने में देखे गए हैं। उद्देशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है प्रीलिम्स और मेंस में। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन से देखे गए हैं। अब देखो आप क्या बात कर रहे हैं, उद्देशिका की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में कहा गया है कि संविधान, पहला ऑप्शन क्या है, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। बात गलत है, ये मैं बताऊं कैसे। दूसरा कह रहा है
संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं कर सकता, ये भी बात गलत है। मतलब ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है कि संविधान का भाग है लेकिन किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखते। ये बात तो सही है। अब आगे वाला संविधान का भाग तो है पर यह बात गलत है कि वो विधिक प्रभाव नहीं रखती। अगला देखो बी ऑप्शन क्या करा है, संविधान का भाग नहीं है, तो ये बात गलत है और कोई विधिक प्रभाव नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अगला सी ऑप्शन क्या कह रहा है, संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य प्रभाव अन्य भाग। तो बात दोस्तों ऐसा ये भी गलत है। भाग है ये बात सही है, विधिक प्रभाव रखती है ये बात सही है, लेकिन जैसा प्रभाव रखती है जो अन्य भाग, ये बात गलत है। क्योंकि अगला ऑप्शन देखते हैं, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सही दोस्तों, स्वतंत्र होकर अन्य से अगर स्वतंत्र हो जाए तो कोई उसका वैधिक प्रभाव नहीं है, प्रेम्बल का कोई भी अस्तित्व नहीं है संविधान में। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर दोस्तों। वो कैसे है मैं बता देता हूं आपको। बैरुवाड़ी मामला आया था पहले, तो बैरुवाड़ी मामला, बैरुवाड़ी के मामले में एक बात की गई दोस्तों, एक मिनट, बैरुवाड़ी मामला आया था 1960 में। इसमें एक बात की गई थी दोस्तों, क्या बात की गई कि पहली बात की गई थी कि संविधान का हिस्सा नहीं है ये। उद्देशिका के बारे में बात की गई थी। उद्देशिका जो प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है दोस्तों, संविधान का भाग नहीं है। ये बात तो बात की गई थी बैरुवाड़ी वाद में। आगे एक और विवाद आया था, एक और वाद आया था दोस्तों, जिसे हम केशवानंद भारती का नाम जानते हैं। केशवानंद भारतीय वाद जो 1973 में आया दोस्तों। इसमें इस बात को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। क्या बोला गया दोस्तों, बोला गया पहली बात तो क्या दोस्तों कि प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये बात स्वीकार कर ली गई इसमें 1973 जो केशवानंद भारती वाद आया था। अगला की बात की गई थी, जो प्रस्तावना है दोस्तों, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही सीमाओं का निषेधों का स्रोत है। और यह बोला गया कि अगर हम प्रस्तावना को अलग रख दिया जाए तो ये संविधान का भाग तो हो सकती है, लेकिन ये जब भी कोई काम पड़ेगा, जब भी कोई विवाद आएगा दोस्तों, तो ये स्वतंत्र रूप से होकर काम नहीं कर सकती। इसका प्रभाव जब भी काम, इसका जो मतलब महत्व है तभी आएगा जब ये अन्य से स्वतंत्र न होकर उनके साथ कार्य करे। अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई प्रभाव, बिल्कुल प्रभाव नहीं है, विधिक प्रभाव नहीं है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अन्य से स्वतंत्र नहीं हो सकती। उसके साथ ही ये बताया गया कि ये संविधान का भाग है और ये अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कभी विधिक प्रभाव नहीं रख सकती। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दुविधा ये थी, अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको एक एक लाइन को आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तब तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो ये एनालिसिस है तो समझ में आएगा और आपके काम भी आएगा दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी विवाद आया उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इसका निर्णय क्या था। तो पहले बैरुवाड़ी मामला आया जिसमें बोला गया कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जब केशवानंद भारती विवाद आया उसमें सीधा स्पष्ट कर दिया गया कि ये संविधान का भाग है। और इसमें एक चीज़ और कही गई कि अगर ये कभी बात चली प्रस्तावना के बारे में तो ये स्वतंत्र होकर, अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं हो सकता। इसका विधिक प्रभाव बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अन्य से स्वतंत्र नहीं हो सकती। अगर अन्य से स्वतंत्र हो रही है तो ये इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को, कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं हमसे जल्दीबाजी में।
और हम जल्दीबाजी में गलत करते ही हैं दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है। इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी, संवैधानिक स्थिति। तो पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है, हाँ ये तो थी, लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला कह रहा है सी ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो पंथनिरपेक्ष वाली तो ये तो बाद में आई है। कब आई दोस्तों आपको पता? 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए बाद में, 42 व संविधान संशोधन, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए दोस्तों बाद में। क्या क्या जोड़े गए थे प्रस्तावना में, क्या जोड़े गए थे? एक तो था समाजवादी, दूसरा शब्द था दोस्तों धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। इसके अलावा अगला वर्ड जोड़ा गया दोस्तों अखंडता। तो 3 वर्ड जोड़े गए दोस्तों, कौन कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसलिए दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता सी ऑप्शन, क्योंकि तो 1976 में जोड़े गए। और हमसे बात की कि किसके बारे में, ये कि 26 जनवरी 1950 को हमारी भारत की जो संविधान थी उसकी संवैधानिक स्थिति क्या थी, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। डी संपूर्ण समाजवादी पंथनिरपेक्ष, तो ये भी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा ऑप्शन इससे बेहतर आंसर दे रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं। इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में ये देखना था, क्वेश्चन में पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 के टाइम संवैधानिक स्थिति क्या थी, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की उस टाइम स्थिति क्या थी। ना कि अगर हाँ आपसे पूछता बाद के बारे में पूछता तो बिल्कुल बात ये वाली बात ज़्यादा करेक्ट होती, डी वाली बात। लेकिन ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन जो बी है वो सही से आंसर दे रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इससे अगला और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका के सन्निहित नहीं है। मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रायम्बल है, उसमें ये बात नहीं की गई है। तो दोस्तों ये बात, तो दोस्तों प्रस्तावना के बारे में मैंने आपसे पहले ही बोला था, प्रस्तावना के बारे में पहले क्वेश्चन आ चुका है और अभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तो देखो क्या नई बात की गई है उसमें, प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता की बात की गई दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की बात दोस्तों नहीं की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई दोस्तों। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन का आंसर है, यही इसका आंसर है, क्योंकि नहीं की गई ये तो पूछा है हमसे। देख लेते हैं आगे की भी। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास की स्वतंत्रता इसकी भी बात की गई दोस्तों। किस किस की बात की गई देखो। पहली बात तो न्याय 3 प्रकार के थे इसमें प्रस्तावना, कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय थे। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी दोस्तों? स्वतंत्रता थी कौन कौन सी? 5 प्रकार की थी। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन सी थी दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, लिख देता हूं मैं फिर से, विचार, अभिव्यक्ति और इसके अलावा विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है किसमें? प्रस्तावना में। और एक और चीज ध्यान रखना, 2 प्रकार के क्या बोल सकते हैं, समानता की बात की गई है या समता की बात की गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समान की समता। यह आपको प्रस्तावना के बारे में पता होना चाहिए।
कि हमारी जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और बात की गई है समता की। 2 प्रकार की समता होती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई दोस्तों। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसकी बात नहीं की गई दोस्तों, तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात जरूर की गई है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसकी बात नहीं की गई दोस्तों। इस प्रकार हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है पॉलिटिक्स साइंस की, उसमें हम क्या है अब टॉपिक वाइज से क्वेश्चन लेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स ले लिए, प्राइमल से ले लिए, अगली बार डीपीएससी से ले लेंगे। तो इससे क्या है कि आपका जो टॉपिक है उसकी जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो मजबूती है वो अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। कि और आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए, ताकि आप अपनी जो तैयारी को उसको अच्छी तरह से धार दे सकें। और आप प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर की जो कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसे हल कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है दोस्तों कि आपको भी समझना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको देखकर रुकना नहीं है, आपको फिर से एनालिसिस करना है, फिर से क्वेश्चन पेपर देखने हैं, फिर उस टॉपिक के बारे में फिर से आप स्टैटिक्स पढ़िए, ताकि आपकी जो एक प्रकार सोचने की क्षमता बढ़े और जिससे क्वेश्चन का एनालिसिस आराम से हो सके और क्वेश्चन पेपर जो आता है उसको हम आराम से कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।